एक लड़की एक छोटी सी वर्कशॉप में क्लर्क का काम किया करती थी। तभी एक दिन अचानक से उसके पास एक फ़ोन आता है और उसको कंपनी के काम से एक जगह बुलाया जाता है। इसके बाद वह लड़की वहां पर चली जाती है और जिस कमरे में उसको बुलाया गया था, जैसे ही ये लड़की उस कमरे में घुसती है तो सामने बैठे हुए व्यक्ति को देखकर एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। यहाँ पर जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ था वह और कोई नहीं, जिस कंपनी में वो काम किया करती थी छोटी सी वर्कशॉप में, उस वर्कशॉप को जहाँ से काम मिला करता था उन बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक था और उसने इसे यहाँ पर मैनेजर पद को देने के लिए बुलाया था। वह काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि इसने मुझे यहाँ पर इतनी बड़ी पोस्ट के लिए क्यों बुलाया है, कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से उसने ये सब कुछ किया था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में जो काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है, एक लड़की रहा करती है, जिस लड़की का नाम है प्रभा। प्रभा अपने घर में अपने माता पिता और अपने छोटे भाई के साथ रहा करती है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। प्रभा के जो पिता हैं वो अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, जबकि गांव के अंदर कोई भी अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखा करता है। बस 8वीं क्लास तक पढ़ाई कराई और उसके बाद बच्चों को शादी करवा दी और शादी करवाने के बाद बेटी को उसके घर भेज दिया, वह अपना चूल्हा चौका देखेगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रभा का पिता होता है वह अपनी बेटी को बहुत ऊपर तक पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए। इसी वजह से प्रभा का पिता उसे पढ़ाने लगता है और धीरे धीरे प्रभा की स्कूल एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है। गांव वालों इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी बेटी किसी दिन तुम्हारा मुंह काला करवा देगी और तू ऐसा कर, इसकी शादी कर ले। लेकिन पिता उनकी एक नहीं मानता है और अपनी बेटी को पढ़ाता रहता है। इसके बाद जो पिता होता है अपनी बेटी का एडमिशन पास ही के कॉलेज में करा देता है और उसे ग्रेजुएशन करने के लिए कहता है। परिवार बड़ा ही खुश था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर जो प्रभा के पिता होते हैं वह उससे शादी के लिए जोर जबरदस्ती भी नहीं कर रहे थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पर जो प्रभा होती है उसका स्वभाव बहुत ही ज्यादा दयावान था और वह दूसरों की मदद करने में विश्वास रखा करती थी। यानी कि गांव के अंदर उसे कोई भी परेशान व्यक्ति मिला करता तो वह उसकी जितना चाहे उतनी मदद किया करती और इसी तरह से जिंदगी को जिया करती थी। यानी कि दूसरे का दुख उससे देखा नहीं जाता था। अब जैसे ही यहाँ पर प्रभा की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उसके पिता उससे पूछने लगते हैं कि बेटी आगे क्या करना चाहती हो। तो प्रभा कहती है कि पिताजी, मैं अपनी जिंदगी को इतनी बेहतर बनाना चाहती हूँ ताकि ये लोग आपसे मेरे बारे में कहा करते हैं कि बेटी की शादी करने वरना कुछ गलत कर देगी, उनको मैं जवाब दे सकूं। इस बात को सुनकर पिता बड़ा ही खुश होता है और पूछने लगता है कि बेटी बताओ तुम्हें क्या करना है। तो उसके बाद प्रभा बताने लगती है कि पिताजी, मुंबई में मेरी एक सहेली है जो कि कॉलेज टाइम में मुझे मिली थी और उसके एक जानकार की कंपनी है जहां पर मुझे क्लर्क की जॉब मिल जाएगी और वो वहां पर जॉब दिलाने का वादा कर रही थी। अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो क्या मैं वहां पर जा सकती हूं। इस बात को सुनकर जो प्रभा की मां होती है वह तो मना करने लगती है, लेकिन यहां पर जो प्रभा के पिता थे वह बचपन से ही अपनी बेटी को सपोर्ट किया करते थे और यहां पर भी वो सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि बेटी जा जी ले अपनी जिंदगी, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और मैं तेरे साथ हूं। इसके बाद जो प्रभा होती है अपने पिता को एकदम से अपने गले से लगा लेती है और प्रभा की आंखों से आंसू भी टपकने लगे थे, क्योंकि जिस नौकरी के लिए वह जा रही थी उसमें वहीं पर रहना था और पिता इसके लिए भी उसको सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद जो प्रभा होती है वह अपनी तैयारी में जुट जाती है। लगभग 2 से 3 दिन बाद वह यहां से ट्रेन पकड़कर मुंबई के लिए जाने लगती है। ट्रेन में बैठी थी और बैठने के बाद जैसी ट्रेन 1-2 स्टेशन चलती है उसी दौरान उस ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति चढ़ आता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति छड़ी के सहारे से चल रहा था और जैसे तैसे करके वो सीटों के पास तक पहुंचता है, लेकिन जिस सीट को इस बुजुर्ग व्यक्ति ने रिजर्व करवा रखा था उस सीट पर एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। अब यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति जाकर उनको उठने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो लोग इससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि कौन है तू। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति उन्हें अपनी स्टिकर दिखाता है और जैसे ही ये लोग एक दूसरे से बहसा बहसी करते हैं तो सभी लोगों का ध्यान इनकी तरफ हो जाता है। यहाँ पर जो प्रभा होती है वह भी उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ देखने लगती है और इसके बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति उनको टिकट दिखाता है तो उसके बाद वे एकदम से चुप तो हो जाते हैं, लेकिन उठने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमें 1-2 स्टेशन जाना है और उतनी देर तक तुम खड़े हो जाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यह बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति
व्यक्ति उनको उठाने के लिए फोर्स करने लगता है, लेकिन वह लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ पर सभी लोग खड़े होकर ये नज़ारा देख रहे थे कि एक व्यक्ति की रिजर्व सीट है और उस रिजर्व सीट पर कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है। और इसका कारण यह था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति चलने फिरने में ज़्यादा असमर्थ नहीं था और ये लोगों को पता था कि ये यहाँ से वहाँ पर नहीं जा सकता जहाँ पर टीटी है, और जब तक टीटी आएगा जब तक ये लोग अपने डिब्बे से उतर जाएंगे। इसी वजह से वो अपनी मनमानी कर रहे थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बुजुर्ग व्यक्ति की नहीं पड़ी हुई थी। बुजुर्ग व्यक्ति उनको डांटने धमकाने लगता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते हैं और उल्टा उसका मजाक उठाने लगते हैं। अब यह बात प्रभा से नहीं देखी जाती है और वह एकदम से खड़ा होकर आवाज उठाने लगती है बुजुर्ग आदमी के लिए और कहने लगती है कि तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ है और तुम लोग उसकी सीट पर बैठकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और फौरन के फौरन सीट से खड़े हो जाओ। अब लोग पहले तो प्रभा को भी ऐसी बातों में टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पर डिब्बे में कुछ और लोग थे जिनका हौसला बढ़ गया था और हौसला बढ़ने के कारण वो लोग प्रभा का साथ देते हैं और इसके बाद मजबूरन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को वहां से उठना पड़ता है। इसके बाद वो लोग वहां से उठ जाते हैं और यहाँ पर प्रभा ने बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी सीट दिला दी थी। बुजुर्ग व्यक्ति को सीट दिलाने के बाद वह अपनी सीट पर बैठ जाती है और वो जो सीट थी बुजुर्ग व्यक्ति की वो उसके साइड में ही थी और इसके बाद जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता है और उसके बाद उन दोनों में बातों का सिलसिला चालू हो जाता है। दरअसल दोनों को मुंबई ही जाना था। यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति का जो स्टेशन था वो उसके स्टेशन से एक स्टेशन पहले था और प्रभा को उससे अगले स्टेशन पर जाना था। यहाँ पर जो प्रभा होती है अपने बारे में सारी बातें उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताती है और दोनों के बीच एक बाप बेटी का सा रिश्ता बन गया था और वो लोग पूरे रास्ते में एक दूसरे से बातें करते हुए जाते हैं। प्रभा ने उसे नौकरी के बारे में बताया था कि मैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए जा रही हूँ और वहां पर मुझे क्लर्क की नौकरी तो मिल ही जाएगी। बुजुर्ग व्यक्ति बड़ा ही खुश होता है जब उसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुनता है कि वो इतने छोटे से गांव से आकर वहां पर बड़े शहर में नौकरी करना चाहती है। वो उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता है और इसके बाद धीरे धीरे उन दोनों का सफर कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर बुजुर्ग व्यक्ति का स्टेशन आ गया था। इसके बाद जब बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतरता है तो उससे कहता है कि बेटी अपना ख्याल रखना और कोई भी परेशानी मत लेना, क्योंकि इंसान अगर अच्छा हो तो उसके लिए तरक्कियों के रास्ते खुल जाया करते हैं। इस बात को सुनकर प्रभा को बड़ी खुशी होती है और वो कहने लगती है कि बाबा आप भी अपना ख्याल रखना और आराम से उतरना, कोई भी दिक्कत मत लेना। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर जाता है और थोड़ी देर बाद प्रभा का भी स्टेशन आ जाता है और वह भी अपने स्टेशन पर उतर गई थी। प्रभा वहां से उस जगह पर जाती है जहां पर उसको नौकरी करनी थी और वहां पर अपना इंटरव्यू वगैरह देकर उस नौकरी को करने लगती है। वहां पर वह अच्छी तरह से मेहनत और ईमानदारी से काम करती है और किसी भी काम में बिल्कुल भी कोताही नहीं बरता करती है। धीरे धीरे उसे वहां पर काम करते हुए 4 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 4 महीने बाद अचानक से एक दिन प्रभा के फोन पर जहां पर वो काम कर रही थी वहां पर एक लैंडलाइन फोन था और उसी फोन की घंटी बजती है। जैसे ही प्रभा फोन को उठाती है तो उसे एक जगह बुलाया जाता है कंपनी के ही किसी बड़े अधिकारी के द्वारा। कहा जाता है कि आप फलानी कंपनी में काम करती हो ना, तो आपको यहां पर आना होगा और आपसे कुछ काम है, आपको यहां पर कुछ काम करना होगा। अब जो प्रभा थी वह यहां पर क्लर्क का काम किया करती थी और इसी वजह से वो बिना कुछ सोचे विचारे उस जगह के लिए निकल जाती है और सीधा उस जगह पर पहुंच जाती है। वहां पर एक बहुत अच्छी कंपनी थी और कंपनी में बहुत ही अच्छा एक रिसेप्शन भी बना रखा था। रिसेप्शन पर प्रभा को बैठा दिया जाता है और थोड़ी देर में उसे एक कमरे की तरफ इशारा करके वहां पर भेजा जाता है। अब इसके बाद प्रभा उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है और धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाती है और दरवाजा खोलकर जैसे वो अंदर देखती है तो एकदम से उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखें फटी के फटी रह गई थी। दरअसल ये व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ था इसकी एक फोटो उनकी उस वर्कशॉप में भी लगी हुई है जिस वर्कशॉप में वो क्लर्क का काम किया करती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये व्यक्ति है इसी की बड़ी बड़ी कंपनियों से उस वर्कशॉप को काम मिला करता है। और यह बात प्रभा को प्रभा के बॉस ने बताई थी और कहा था कि इस व्यक्ति का फोटो लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कभी वो लोग विजिट पर आते हैं तो इनके फोटो को देखकर हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है और ये बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं। इनकी 10 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके लिए ये ढेर सारे ऐसे वर्करों को अपने नीचे हायर किया करते हैं। प्रभा उसे देखते ही एकदम से उसके कदम ठहर गए थे, लेकिन यहाँ पर जो सामने करोड़पति व्यक्ति था वो कहने लगता है एकदम से खड़ा होकर, आइए प्रभा मैडम बैठिए। अब इस बात को सुनकर प्रभा तो पहले से शौक में थी, लेकिन यहाँ पर जब ये व्यक्ति उसका नाम भी जानता है तो वह और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये व्यक्ति मेरा नाम क्यों जानता है, आखिर इसे कैसे पता चला। सदमे से में पड़ी हुई वो धीरे धीरे आकर उस जगह पर बैठ तो जाती है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से होश में नहीं आई थी। इसके बाद जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ था वो कहने लगता है कि शायद आपको नहीं पता होगा कि मैंने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है, लेकिन मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। प्रभा अभी तक होश में नहीं थी और इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाती
है। उसके बाद जो सामने व्यक्ति बैठा हुआ था, करोड़पति व्यक्ति, वो कहने लगता है कि क्या हुआ प्रभा जी, कोई दिक्कत है क्या? तभी जो प्रभा होती है वो अपने कॉन्शियस माइंड में आती है और कहने लगती है कि सर मैंने तो आपका फोटो अपनी वर्कशॉप में देखा था, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता है? इसके बाद जो प्रभा के सामने व्यक्ति बैठा हुआ था वह उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि प्रभा जी, आप मेरी बेटी की उम्र की हो तो क्या मैं आपको बेटा कह सकता हूं? उसके बाद प्रभा कहती है कि हाँ, आप बिल्कुल से मुझे बेटी कह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद वह अमीर व्यक्ति कहता है कि बेटा, जो अच्छे इंसान हुआ करते हैं ना, उनकी पहुंच काफी दूर दूर तक हुआ करती है और ऐसी ही कुछ तुम्हारी पहुंच है। अब इस बात को सुनकर प्रभा को कुछ समझ में नहीं आती कोई बात, और वो कहने लगती है कि साहब, मैं समझी नहीं, आखिर क्या बात है और आप इस तरह से पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? आप सीधा सीधा बताओ कि आप मुझे कैसे जानते हो और क्यों आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। इसके बाद वह करोड़पति व्यक्ति उससे कहने लगता है कि बेटी, शायद तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि अच्छे लोग अच्छा ही करके भूल जाया करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाता हूं और तुम्हें जरूर से याद आ जाएगा। तुम्हें याद होगा वो दिन जब तुम इस मुंबई के लिए आई थी और वहीं से जहां से तुम बैठी थी 2-3 स्टेशन छोड़कर एक और बुजुर्ग व्यक्ति तुम्हारे कोच में बैठा था, जिस व्यक्ति का नाम था सूर्यकांत। सूर्यकांत जी काफी ज्यादा बुजुर्ग थे और वह जब अपनी स्टेज पर जाते हैं तो तुमने इस तरह से उनकी मदद की थी। इस बात को सुनते प्रभा को सारी बातें याद आ जाती हैं और वो कहती है कि हाँ सर, मैंने उनकी मदद की थी, फिर इसमें क्या हो गया? मदद तो हर कोई किसी की कर दिया करता है ना। लेकिन तभी वह अमीर व्यक्ति कहता है कि नहीं बेटा, यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर लोग तमाशा देखा करते हैं और कोई भी किसी की मदद के लिए आगे नहीं आता है। इस बात को सुनकर प्रभा को हैरानी तो होती है, लेकिन फिर भी वो पूरी बात जानना चाहती थी कि उसकी मदद से इस बात का क्या लेना देना कि ये मुझे यहाँ पर बुला रहे हैं। इसके बाद वो पूछती है कि हाँ ठीक है सर, मैंने उनकी मदद की थी, लेकिन उससे आगे क्या? तो इसके बाद वह व्यक्ति कहने लगता है कि जिसकी तुमने मदद की थी वह मेरा बहुत ही खास मित्र है, भले ही वो उम्र में मुझसे ज्यादा हो, लेकिन मैं उसकी हर एक बात माना करता हूं। और ऐसे ही जब एक दिन मुझे एक मैनेजर की जरूरत होती है और इस बात को लेकर मैं परेशान होता हूं, तो उसी दौरान मेरा दोस्त वो मुझसे मिलने आता है और मेरे मायूस चेहरे को देखकर मुझसे चिंता का कारण पूछने लगता है। तो इसके बाद मैं उसे अपनी चिंता का कारण बता देता हूं कि मुझे एक बहुत ही अच्छा मैनेजर चाहिए जो अच्छे से मेरे प्लांटों को देख सके और बढ़िया तरह से उस पर काम कर सके। तो इसके बाद सूर्यकांत जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और इसके बाद जब मैंने तहकीकात की तो मुझे बिल्कुल तुम्हारे अंदर वो सारी खूबियां हैं जो मुझे अपने मैनेजर के लिए चाहिए और तुम मेरे प्लांट को अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हो। तुम दूसरे की मदद भी किया करती हो और जहां पर तुम काम किया करती हो वहां से जब मैंने तुम्हारी रिपोर्ट मंगाई है तो तुम काफी ज्यादा मेहनती और ईमानदार भी हो और यही गुण चाहिए मैनेजर बनने के लिए। और तुम ऐसा करो, मेरी एक बहुत बड़े प्लांट है जो कि गुजरात में है, उसमें जाकर मैनेजर का काम करो और अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत करो। अब यह बात सुनकर यहां पर जो प्रभा होती है वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और उस व्यक्ति की तरफ घूर घूर कर देखने लगती है, मानो उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा हो और वो बहुत कुछ कहना चाहती हो, अपनी खुशी को भी जाहिर करना चाहती हो और ये भी पूछना चाहती हो कि कहीं ये झूठ तो नहीं है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। लेकिन तभी वह व्यक्ति उसकी बात को समझ जाता है और कहने लगता है कि बेटी घबराओ मत, ये सब कुछ हकीकत है और सच में ही मैं तुम्हें अपनी कंपनी का मैनेजर बनाना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारा हेल्पिंग नेचर और मेहनत और ईमानदारी से काम करना उस व्यक्ति ने तो मुझे बताया था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे बारे में स्टडी की कि 4 महीने तुमने जहां पर काम किया है वहां पर सभी लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं कि तुम्हारे बराबर कोई ईमानदार और मेहनती नहीं हो सकता। तो इसी वजह से मुझे तुम वहां पर मैनेजर लगानी हो और आराम से वहां पर रहकर काम करो और मेरे प्लांट को संभालो। इस बात को सुनकर प्रभा भी हाँ में सर हिलाती है और इसके बाद वहां से सीधा गुजरात के लिए निकल जाती है। वह अपने घर वालों को फोन करके बताती है कि इस तरह से मैं गुजरात जा रही हूं और जब घर वालों को पता चलता है कि बेटी कंपनी में मैनेजर बन गई है और उसकी ढेर सारी सैलरी होगी तो वह भी इस बात से बड़े खुश होते हैं, खासकर प्रभा के पिता। और यहाँ पर गांव के अंदर वे मिठाइयां बंटवाते हैं, क्योंकि जिस बेटी को वो लोग बताया करते थे कि तुम्हारा मुंह काला करवा देगी, उस बेटी ने आज इस गांव का नाम रोशन कर दिया था। क्योंकि बेटी तो बेटी, इस गांव का कोई लड़का भी इतनी बड़ी पोस्ट पर नहीं था जितनी बड़ी पोस्ट पर प्रभा पहुंच गई थी। इसके बाद प्रभा जब वहां पर काम करने लगती है तो अपने गांव की लेबर को वहां पर काम करने के लिए बुलाने लगती है और गांव के अंदर सभी लोग प्रभा को जानने पहचानने लगते हैं। उसके गांव की लेबर अच्छी मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती है और वो लोग भी बड़े खुश होते हैं। प्रभा की काबिलियत को देखकर वह करोड़पति व्यक्ति उसे और भी 2 प्लांटों को संभालने का काम दे देता है। और इसके बाद जो प्रभा होती है वो कभी इस प्लांट पर जाया करती है, कभी उस प्लांट पर जाया करती है और सभी काम को अपनी निगरानी में देखा करती है। प्रभा अब धीरे धीरे शादी की हो गई थी और इसके बाद जो प्रभा के पिता होते हैं वह उसके
लिए एक लड़का ढूंढते हैं और उस लड़के से फिर बाकी शादी करा देते हैं। शादी के टाइम पर यहाँ पर बड़ी कंपनी का जो मालिक होता है वह भी आया था और साथ में जो सूर्यकांत जी थे जिनकी उन्होंने ट्रेन में मदद की थी वह भी वहां पर आते हैं। वह उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटी इसी तरह से अच्छाई करती रहो और ऊपर वाला तुम्हारा साथ देता रहेगा। सूर्यकांत जी अब तक भी प्रभा से मिलने के लिए आया करते हैं और वहां पर अच्छी तरह से प्रभा उन सभी प्लांटों को संभाल रही है और अच्छी तरह से उनको मैनेज कर रही है। यहाँ पर जो कंपनी का मालिक होता है वह सूर्यकांत का बार बार धन्यवाद किया करता है कि तुमने मुझे एक इतनी अच्छी लड़की को ढूंढ कर दे दिया जिसे मैं खुद बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता था। आज के समय में प्रभा के पास शहर के अंदर एक बहुत बड़ा बंगला है क्योंकि उसकी सैलरी काफी हो गई थी, तो उसी वजह से जो प्रभा होती है वह अपने पति के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लेती है और अपने माता पिता को पूरा सहारा दिया है। उसके छोटे भाई की जब शादी हुई थी तो उसमें भी सहारा दिया था, उससे पहले छोटे भाई की पढ़ाई लिखाई में भी सहारा दिया था और अपने छोटे भाई को अपने पास ही नौकरी पर रख रखा है। छोटा भाई भी अच्छे खासे पैसे कमाया करता है। यानी कि एक बेटी ने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी और गांव के लोग अब प्रभा की वाहवाही करते नहीं थकते हैं क्योंकि गांव के कुछ बच्चे और बच्चियों का भी जीवन उसने सफल बना दिया और वो लोग भी अब अच्छे खासे पैसे कमाया करते हैं और गांव के अंदर भी ढेर सारे बड़े बड़े मकान बने पड़े हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक लड़की ने एक बुजुर्ग की मदद की और बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे इतनी तरक्की पर पहुंचा दिया कि शायद ही वो वहां पर पहुंच पाती बिना उस बुजुर्ग की मदद के। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।